चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में। टॉपिक क्या है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो भी देश भर में माहौल बना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के मुद्दे पर सबसे बड़ी चीज़ जो डिस्कशन का पात्र बनती है वो बनती है सेंटर स्टेट के रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस, हमें इसे रिलेशन में लाना है, वर्सेस में नहीं लाना। राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होने चाहिए, वो अपोजिट नहीं होने चाहिए। ये पहली बात है। सेंटर स्टेट रिलेशंस की कहानी निकल करके आती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी कड़ी में जो जो चीज़ें समझाई जानी जरूरी है हम वो आपको समझाएंगे। और ये लेक्चर 1, 2, 3 तक भी जा सकता है। आज हम इसे एक सेंस में पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्या चीज़ें उभर करके आई? जैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, तो ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने ये बात कह दी। केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ने तो रेजोल्यूशन ही पास कर दिया कि ये एक्ट हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि ये एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। मतलब जो गैर बीजेपी राज्य रहे तकरीबन उन्होंने कहा दिया कि हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। क्यों कंफ्यूज करती हैं? क्योंकि ये उनके राजनीतिक बयान हैं। ये बंगाल सरकार का सरकारी तौर पर मोहर लग के कोई नोटिस नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहाँ लागू नहीं होगा। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं, निजी शब्द हैं। कैसे मैं ये बात कह पा रहा हूँ? क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ लागू होगा ही। लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है। अब हम समझें कि अगर ममता बनर्जी इसे लागू नहीं होने देती हैं बंगाल में, तो फिर होगा क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन बताऊंगा। वो होगा क्या? पहला सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी किस कैपेसिटी में इसको मना कर रही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है उस राज्य की। वो इस कैपेसिटी में मना कर रही है? नहीं, वो एक नेता के तौर पे इसे मना कर रही हैं। इसलिए वो बार बार ये जवाब दे रही हैं, ये कह रही है कि मेरी लाश से हो करके ये एक्ट लागू होगा। मतलब संवैधानिक ढांचे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर वो इस एक्ट को बंगाल में लागू होने से नहीं रोक सकती। इसलिए वो निजता के आधार पर ये कह रही है, अपनी निजी इच्छा प्रकट करते हुए कि मेरी मृत्यु के बाद लागू होगा। तो वो तो खुद स्वीकार कर रही है कि लागू होगा। आपने ये लाइन समझी कि अगर ये लागू होगा तो मेरी मृत्यु के बाद लागू होगा। क्योंकि अगर उनके पास ये अथॉरिटी होती, राज्य के पास ये अथॉरिटी होती कि ये नहीं लागू होगा, तो वो ये क्यों कहती कि मेरी मरने के बाद लागू होगा? इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजरल वर्क। वो एक नोटिस निकालती और कहती कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ लागू नहीं होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये राजनीति है। वो भली भांति जानती हैं कि ये एक्ट लागू होगा बंगाल पे, फिर भी उनका ये कहना एक्ट के नाम पे उनके अंत पर भी राजनीति है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि एक्ट से बीजेपी राजनीति कर रही है, जिससे बीजेपी की कोई राजनीति होगी, तो जो ये कह रहा है कि लागू नहीं होगा वो भी फिर उसी एक्ट से राजनीति कर रहा है। तो दोनों ही वर्ग राजनीति में कर रहे हैं। लेकिन आपको तो ऐसे इश्यूज में नहीं जाना, आपको तो टेक्निकल चीज़ों को समझना है, बीइंग एन एस्पिरेंट। और देश के तौर पर भी टेक्निकलिटीज क्लियर होनी चाहिए। केरला ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसका क्या इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो भी एक सिंबॉलिकल जेस्चर है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन का कोई पार्लियामेंट्री लॉ पे कोई प्रभाव ही नहीं है। एक्ट लागू होगा ही होगा। वो सिर्फ उन्होंने एक, जैसे पाकिस्तान कभी कुछ करता है तो पार्लियामेंट हमारी रेजोल्यूशन जारी करती है ना, रेजोल्यूशन इशू करती, कंडेम करती है। तो पाकिस्तान तो वो काम करने से रुकने से रहा, लेकिन हम ये प्रकटीकरण करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि हमने सबने मिलकर के इसका कंडेमनेशन किया। इसी तरह से केरला के जेस्चर को इस वे में देखना चाहिए कि वो सब लोग मिलकर के कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं, ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर और एक दबाव बने। देखिए, सरकार को कंट्रोल करने के तरीके अपने पास 3 हैं। पहला तरीका है चुनाव के माध्यम से हम उन्हें कंट्रोल कर लें। आई बात समझ में? दूसरा माध्यम ये है कि हम उनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डील कर लें, इनवैलिडिटी कहला करके, एक्ट को इनवैलिड कहला के डील कर लें। तीसरा तरीका यह है कि हम उनको प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू सड़कों पर डील कर लें।
चाहे वो अखबार है, मीडिया है, धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, प्रोसेशन है, इनके थ्रू कर ली। अब हमें ये क्लियर है कि हम उनको चुनाव अभी 2024, हमें ये भी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो शायद वो वैलिड पाया जाएगा। इसलिए पहले दिन से ही आपको समझना होगा ज़्यादा जोर प्रदर्शनों पर है, क्योंकि बाकी दो ऑप्शंस उतने वाजिब लग नहीं रहे। इसलिए आपको देखना होगा कि ज़्यादा इंटेंस पहले दिन से ही रहे प्रोटेस्ट वगैरह, वो इसलिए ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब आती है सारी कहानी कि ये प्रोटेस्टों पे के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको अच्छे से सारा देश का ढांचा समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट कोलकाता का हाईकोर्ट ये पूछता है तृणमूल कांग्रेस से कि आप सरकारी खर्चे से अपने नोटिस बोर्ड्स पर, अपने डिफरेंट पोर्टफोलियो पर, प्लेटफॉर्म्स पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की निगेशन कर रहे हैं। क्या सरकारी खर्चे से ये कर सकते हैं आप? एक एक्ट की खिलाफत कर सकते हैं सरकारी खर्चे पे? क्योंकि एक पार्टी की राय कुछ भी हो सकती है, सरकार अलग चीज़ होती है। पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, उसको लोगों ने मेजोरिटी वोट डाला, अब उसमें से निकल के बनी है सरकार। जिस भी किसी को विधानसभा में मेजोरिटी मिली, उन्होंने फिर सरकार बना ली। अब सरकार के तौर पर क्या आप एक पार्टी का व्यू इस तरह से आगे प्रपोर्ट कर सकते हैं? सरकारी खर्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक एक्सचेकर का। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये इस तरह के रेजोल्यूशन केरल में पास हो सकते हैं? सवाल जो भी हो, चाहे उनका एड कैंपेन करना हो सरकारी खर्चे पे एक्ट के अगेंस्ट, चाहे उनका रेजोल्यूशन पास करना हो, है ये सारे के सारे सिंबॉलिक। ये इनका एक्ट पे कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ अगर पास हुआ है तो आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट करता है राज्यों को, आर्टिकल 256 स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि आपको पार्लियामेंट्री लॉ फॉलो करना है, उसे अप्लाई करना है अपने स्टेट में। ये कौन का आर्टिकल कहता है? और अगर राज्य ऐसा करने में चूकता है, नहीं मानता, नहीं करता, तो फिर यही आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो उस कानून को राज्य में लागू होने से संबंधित नोटिस जारी कर दे राज्य सरकार को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ताकत है कि वो राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सकती है एक्ट के लागू होने से संबंधित, एक्ट लागू करिए जाए। इसके बावजूद भी अगर रिलक्टेंट है स्टेट, वो नहीं करता है, तो आर्टिकल 365 के तहत रास्ता खुल जाता है। आर्टिकल 365 के तहत रास्ता खुल जाता है कि राज्य निगेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहां पर फेल हो गई है राज्य में। तो फिर राज्य का गवर्नर आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है कि यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो फिर आर्टिकल 356 के तहत वहां पर लगता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जिसे आप कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। राज्यों में इमरजेंसी 3 है अपने पास, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और राज्य की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव सब पावर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी सेंटर के अंदर। बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए कंट्री 1 सेकंड के अंदर उस मामले में केंद्र और सरकार के उस रिलेशन में यूनिटरी सिस्टम आ जाएगा, फेडरल सिस्टम चला जाएगा, राज्य अधीन आ जाएगा केंद्र के। आई बात समझ में? तो फिर टेक्निकली तो ये पॉसिबल ही नहीं आर्टिकल 256 से होते हुए अगर आर्टिकल 365 होके 356 पहुंचे, तो फिर भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको सिर्फ हमेशा आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना सही नहीं है, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में? इतने ईगर क्यों हैं स्टेट्स, इतनी प्रोएक्टिवनेस क्यों है स्टेट्स के एंड पे? उसे समझा यहीं से जा सकता है कि लंबे समय के बाद भारत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर में इस्टेब्लिश हुआ है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आई है। तो ओपीडी थ्योरी वापस से एक्टिवेट हो गई है, दैट इज वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। देखिए हमारे देश के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस देश में लगभग 3 पार्टी सिस्टम चला है, जिसको हम 3 फेजेस से देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द 3 पार्टी सिस्टम? इट इज एक्चुअली 3 phases different. What is the first phase?
अगर फर्स्ट फेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1952 से 1967 तक जब सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस थी, जब सेंटर सरकार में और स्टेट्स में हर जगह कांग्रेस थी, एवरीवेयर कांग्रेस वाज देयर, ओके, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लेकिन ये आगे बढ़ा है, सेकेंड फेज यहां से स्टार्ट हुआ 1967 से 1989 तक, जब सेंटर में कांग्रेस है लेकिन स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आ गई। लेकिन इस दो टेन्योर के दौरान सेंटर में कांग्रेस ही थी। तो 1952 से 1989 तक ये फर्स्ट पार्टी सिस्टम फेज के तहत आप देखें कि दो डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको वन पार्टी डोमिनेंस दिखा। तो दिस इज फर्स्ट पार्टी सिस्टम, दिस इज अगेन द फर्स्ट पार्टी सिस्टम, ये फर्स्ट पार्टी सिस्टम, दिस इज अगेन द फर्स्ट पार्टी सिस्टम। ये ऑब्जर्व हुआ आपको, आई बात समझ में? तो एक स्ट्रॉन्ग वन पार्टी डोमिनेंस इस देश ने 1989 तक देखा है और ये बहुत मजबूत रहा हमारे देश के अंदर, आई बात समझ में? लेकिन इसके बाद अब इसमें चेंजेस आएंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। 1989 के बाद अब तक कांग्रेस कभी भी अपने प्रचंड बहुमत के दम पर अकेली सत्ता में नहीं आई है, अकेली सत्ता में नहीं आई है। इसके बाद कोलिशन सिस्टम स्टार्ट होंगे। कुछ लेफ्ट सोशलिस्ट राइटर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि 1989 में वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम खत्म होना बिल्कुल ऐसा था जैसा ग्रेट मुगल्स खत्म हुए औरंगजेब के समय में और रीजनल किंग्स स्ट्रांग हो गए बादशाह की जगह, माने कि क्षत्रप्स आगे आ गए, क्षेत्रीय शासक। तो यही हुआ 1989 के बाद। रीजनल जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की पार्टीज ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी और फिर आपने देखा 1989 के बाद आपको वीपी सिंह की सरकार भी मिल गई, आपको चंद्रशेखर आज़ाद की सरकार भी मिल गई, आपको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी मिल गई और फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली, लेकिन वो भी बड़ी स्ट्रांग कोलिशन की सरकार थी। 1996 के अराउंड आप देखिए फिर से आपको एचडी देवे गौड़ा की सरकार भी मिल गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी मिल गई, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी मिल गई आपको। ये सब क्या हो रहा है, कितनी जल्दी टर्बुलेंसेस। तो 10 साल लगे देश को ये सारा का सारा मल्टी पार्टी सिस्टम ऑब्जर्व करके स्टेबल होने में। 1998 में जाकर के ये स्टेबिलिटी आती है और 1998 में देश एंटर होता है एक तीसरे फेज में, वो है थर्ड पार्टी सिस्टम। तो सेकंड पार्टी सिस्टम में हमने क्या देखा, ये दो फेजेस थे लेकिन एक ही पार्टी सिस्टम है ना, सेंटर में डोमिनेंट है, वन पार्टी डोमिनेंस है। सेकंड पार्टी सिस्टम में हमने क्या देखा बहुत स्ट्रांगली, कोलिशंस, कोलिशंस देखे हमें। लेकिन 1998 ऑनवर्ड्स चीज़ें बदल गई। क्या हुआ, जितनी भी पार्टीज़ हैं सारी की सारी दो मेन पार्टीज़ के अराउंड फ्लॉक हो गई आकर के, और यहाँ से शुरू हुआ थर्ड पार्टी सिस्टम। और ये थर्ड पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि बायनोडल सिस्टम, दैट इज़ द बायपोलर सिस्टम, बायनोडल सिस्टम, इसको बायपोलर सिस्टम भी कहते हैं। बायनोडल और बायपोलर सिस्टम का मतलब ये है कि बीजेपी को समर्थन करते हुए सारी पार्टियां तो बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस को समर्थन करने वाली सारी पार्टियां तो बना यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो दो ही पार्टीज़ के अराउंड सारी पार्टीज फ्लॉक हो गई, एक एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। इस तरह से काम चला, और कभी एनडीए आ रहा है, कभी यूपीए आ रहा है, और इस बार भी एनडीए आया। तो एक नई थ्योरी है कि क्या देश फोर्थ पार्टी सिस्टम से गुजर रहा है, नया सिस्टम ऐड हुआ है। फोर्थ पार्टी सिस्टम कब ऐड हुआ, 2014 में, जब अपने दम पर 282 सीट्स लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। उसे अलायंस की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 272 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए लोकसभा में, और उनके पास 282 थे, और 20% से कम वोट शेयर लेकर के कांग्रेस 44 सीट्स के साथ आई, यानी कि ऑपोजिशन का लीडर भी नहीं बन पाया। आई बात समझ में? 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी कर ली, यानी कि ये बात यहाँ से ये जाहिर होता है कि और ज़्यादा लोगों में
और ज़्यादा क्षेत्रों में बीजेपी एक्सेप्ट हुई 2014 के कंपैरेटिवली 2019 में 20% उन्होंने अपनी वोट शेयर बढ़ा लिया। आई बात समझ में? और पिछले कंपैरेटिवली सीट्स बढ़ गई, वोट शेयर बढ़ा, सीट्स भी बढ़ी, ये दोनों चीज़ों में इजाफा हुआ। ये सारी कहाँ आंकड़े अब बता दिए, मैं इन फेजेस को पॉलिटिक्स के टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं समझाऊंगा। ये समझ आया? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3 पार्टी सिस्टम या 4 पार्टी सिस्टम बताइए, तो पहला 1952 से 1989 तक 1 पार्टी सिस्टम, दैट इज़ द फेज ऑफ 1 पार्टी डोमिनेंस। देन 1989 से 1998 तक दैट इज़ अ कोलिशन सिस्टम, दैट इज़ अ सेकंड पार्टी सिस्टम, सेकंड फेज। देन 1998 टिल डेट द बाइनोडल सिस्टम, यूपीए एनडीए, दोनों में से कोई एक ही आता है ना। कोई तीसरा केंद्र की सत्ता में आया? कोई सुनी लेफ्ट की सरकार, कोई सुनी मायावती की सरकार, कोई आरजेडी की, कोई आरएलडी की ना, बाइनोडल सिस्टम चल रहा है। इसमें अब एक थ्योरी ये निकल करके आ रही है क्या सही मायने में 4th पार्टी सिस्टम आ गया? इसे असेस करके बताऊंगा 4th पार्टी सिस्टम आया कि नहीं आया। मतलब फिर से वापस आ गए हम वही कांग्रेस के दौर में, ओपीडी 1 पार्टी डोमिनेंस वाले दौर में आ गए क्या? दिस इज द फेज ऑफ द 1 पार्टी डोमिनेंस। तो लेक्चर का आधार ये है कि 1 पार्टी डोमिनेंस से लोकतंत्र और संघवाद यानी कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म पे क्या असर होता है। आज का लेक्चर यही है। आई बात समझ में? ये आपका इंटेलेक्चुअल टॉपिक बनता था। अब इस पे हम जिक्र करेंगे ये बाइनोडल सिस्टम और ये सारा आपको समझाऊंगा मैं। हुआ क्या? क्योंकि केंद्र में इतनी मजबूत सरकार बन गई, इस चीज ने एक कंडीशन वारंट कर दी। क्यों कर दी? कि सरकार राज्य इतने प्रोएक्टिव हो गए। क्यों ये हुआ? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ओपोजिशन। केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन एटलीस्ट लोकसभा में नजर आता ही नहीं। तो लोकसभा इस समय क्या हो रखी है? इट इज अ बॉडी ऑफ द फॉर्मल प्रोसीजर्स। फॉर्मल प्रोसीजर्स वहां पे होते हैं, मतलब इट इज नाउअडेज अ मियर एक्सटेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन हो गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रही है वो प्रपोजल जा रहा है लोकसभा में, पास हो रहा है। इट इज नाउअडेज relegated to the level of a formal procedural body. It is a kind of extended version of the executive. Yes, sir. So the thing is, the very purpose of the Lok Sabha is being harmed. What is the purpose of the Lok Sabha? Why there is a concept of answerability of the executive to the legislature and that too particularly to the legislative assembly. हमारी कंट्री में लोकतंत्र बना रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे, उसके लिए प्रोविजन रखा गया है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है यानी हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी की पूरी आंसरेबल है टू द लोकसभा, यानी कि द हाउस ऑफ द पीपल। आंसरेबल का मतलब यह है कि जनता को रिप्रेजेंट, पीपल को, जनता को, हमको, सबको, हमारे सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, और वहीं से आकर के ये सरकार बन करके आई। ऐसे में सरकार निरंकुश व्यवहार नहीं कर सकती। चाहे हमने उन्हें जिता भी दिया, लेकिन ये किसने माना है कि जीतने के अगले दिन के बाद वो एब्सोल्यूट नहीं हो जाएगी? वो एब्सोल्यूट बिहेवियर, वो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर, वो ऑटोक्रेटिक बिहेव ना करे, इसके लिए एक चेक रखा गया है कि प्रत्येक काम, चाहे वो फाइनेंशियल चाहे परमिशंस हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, चाहे या बी इट एवरीथिंग, अनुमति उसे संसद से ही मिलनी है। बजट संसद से आना चाहिए, लोकसभा से पास होना चाहिए, आना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ों की अनुमतियां संसद देती है, क्योंकि संसद में सरकार को घेरने के लिए, हमारा पक्ष, जनता का पक्ष रखने के लिए, सरकार को अकाउंटेबल, आंसरेबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए एक ऑपोजिशन होता है। इसलिए लोकसभा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऑपोजिशन ख़त्म हो रखा है 2014 ऑनवर्ड। इसके कई कारण हैं। पहला, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम जब सेंटर में आता है तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपके विरोधी आपके साथ आने लग जाते हैं, ऑपोजिशन इसलिए कमज़ोर होता है। और दूसरा, विरोधी ये देख के कि जो भी विरोधी थे वो साथ जाने लग गए, कमज़ोर पड़ने लगते हैं, आवाज़ उठानी बंद कर देते हैं। तो एक तो विरोधी प्रक्रियाओं से बाहर होने लगते हैं और दूसरे आपके साथ आने लगते हैं, क्योंकि आपका डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग होता है।
इससे सीधा सीधा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या सुदृढ़ लोकतंत्र में जी रहे हैं हम। ये सवाल पैदा होता है। क्यों? क्योंकि सरकार के कृत्यों पर अंकुश चाहिए और वो पार्लियामेंट लगाती है। मैं रोक लगाने की बात नहीं कर रहा। पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अंकुश का मतलब यहाँ पर यह है एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक मतलब कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो लेजिटिमेट होंगे। लेजिटिमेट मतलब विधि सम्मत होंगे, विधि विधान के मुताबिक होंगे। अदरवाइज सरकार हमने चुनी ही क्यों होती है? ऑपोजिशन के वीक होने से क्या नुकसान होता है आपको पता? 6 बरस हो गए देश में। वो जो एक फॉर्मूला है कि एटलीस्ट किसी भी पार्टी के पास 1/10 सीट्स जीत करके आनी चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ के कंपैरेटिवली, फिर ही उसका ऑपोजिशन का लीडर होगा। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऑपोजिशन का लीडर ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस बना देती है, मल्लिकार्जुन खड़गे बनाया था, अधीर रंजन चौधरी अभी बनाया, वो बनाते हैं कि हमें ऑपोजिशन में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। लेकिन एक ऑपोजिशन का लीडर होता है कलेक्टिव सबका। अगर उस मुताबिक देखें तो 6 साल से देश बिना ऑपोजिशन लीडर से चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि बहुत सारी सिलेक्शन कमेटीज़ जो होती हैं, जिनके तहत बहुत सारे नए की पोजीशन होल्डर सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी उस मंत्रालय का मंत्री होता है जिसके रिलेटेड सिलेक्शन होना है, और तीसरा मेंबर ऑपोजिशन का लीडर होता है। मतलब कि सिलेक्शंस तक में 3 मेंबरी वो जो कमेटियां होती हैं, सिलेक्शन कमेटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ऑपोजिशन का लीडर वहाँ रहता है। किसका पक्ष रखने को? जनता का। उसकी चलेगी नहीं, क्योंकि डिसीजन मेजॉरिटी से होता है और मेजॉरिटी 2 लोगों की है। लेकिन कन्वेंशन ये बना हुआ है अब तक कि डिसीजन कंसेंसस से लेना, मेजॉरिटी से नहीं, सर्वसम्मति से लेना, तीनों को फेवर में लेके देना। इसके बावजूद भी अगर आप डिसीजन नहीं फेवर में लेके रह रहे तो डिसेंट करने की आज़ादी है। सुषमा स्वराज ने डिसेंट क्रिएट किया था सिलेक्शन के समय में। जब भी सीबीआई चीफ का सिलेक्शन किया गया था, उन पर पाम ऑयल केस केरला में चल रहा था। सुषमा स्वराज ने उस समय में उस कमेटी में रहते हुए ऑपोजिशन के तौर पर अपना डिसेंट दिया था कि मैं इनके हक में नहीं हूँ। फिर भी वो अपॉइंट हुए। उस डिसेंट को सुनते हुए कार्रवाई आगे हुई, PIL फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने को वारंटो जारी कर दी, रिट, कि क्या वारंट है जिसके बेसिस पे आप इस दफ्तर को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। उन्हें जाना पड़ा। मिस्टर सिन्हा, आई गेस उनका नाम था। आई बात समझ में? ये महत्व होता है। 6 साल से आपने अधिकार ही नहीं दिया ऑपोजिशन के लीडर को। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या इतनी टेक्निकल सेंस में ये चीज़ें चलेंगी अगर हम एक बार बात, क्योंकि ये 1/10 वाला फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये भी एक कन्वेंशन के तहत उभर करके आता है फार्मूला। ये भी एक कन्वेंशन से आता है फार्मूला। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, जब आपको प्रचंड बहुमत है, जनता ने जिता करके भेजा है, क्या मॉरल एस्पेक्ट नहीं बनता है कि आप अपना नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट फॉलो करें कि आपको तो पता है आप जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन आप प्रूव भी करें कि हाँ आपने जस्टिस ही दिया है। नेचुरल जस्टिस का एक कंसेप्ट होता है कि नहीं होता है? जज अगर इतनी लंबी कॉपी दे रहा है अपने डिसीजन की, वो क्या है? सजा देना एक अलग बात है, सजा नेचुरल जस्टिस का कोर्स फॉलो करके आई है, ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि जिसको सजा दी जा रही है उसे पता होना चाहिए कि उसको इसके अलावा कुछ और दिया जा ही नहीं सकता था, इसलिए ये दी गई है चीज़। ऐसे में आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उनके पास 40-50 सीट्स हैं, आप उन्हें कहिए आइए लीडर बन के ऑपोजिशन के बैठिए, हम आपके साथ। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती सरकार की, और इससे देश की आस्था उन पर और बढ़ जाती। इनको लग सकता था, इनका कहना था कि वो अड़ंगे अड़ाते और प्रोसीजर रुकते, अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। अपॉइंटमेंट तो मेजोरिटी से होनी है, अपॉइंटमेंट तो होनी ही थी, और आपके पास तो प्रचंड बहुमत है। अड़ंगे अड़ाने से क्यों डर रहे थे? अगर उनके पास 8-10 सीटें और ज़्यादा आती फिर तो उनका पर्सन बैठता ही ना आपके साथ। फिर आप ये मान रहे हो कि 5 साल तक फिर आपने कुछ कर ही नहीं पाना था। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आप सत्ता में थे फिर आपने भी अड़ंगे अड़ाए, क्योंकि आपके पास इतनी सीट्स तो थी कि आपका ऑपोजिशन का लीडर हो। यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ द धर्म। और देश में जब लोकतंत्र भी नहीं था तब से राजा धर्म के आधार पर राज करते आए, जिसे राजधर्म कहते हैं, जिसे निभाने की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने गोधरा के दंगों के बाद गुजरात में जाकर के कही थी कि राजधर्म निभाना चाहिए। ये बड़ी बात है। तो मुद्दे की बात यहाँ पे आती है, आप अपॉइंट करने दे सकते थे, चलो इस पे मैं नहीं आता। ऑपोजिशन का लीडर ना होने के क्या नुकसान है देश को, हमने देखते हैं। अब एक बात को समझिए आप यहाँ पर। अब अगर हम ये कहें कि वन पार्टी ऑपोजिशन लोकसभा में है नहीं, राज्यसभा में जो ऑपोजिशन है वहाँ पर पार्टीज का स्टैंड क्लियर नहीं है, अंदर खाते वोट हो जाता है, बिल पास हो जाते हैं। 370 का लॉ पास हुआ, ट्रिपल तलाक पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। मुद्दा ये है कि जिस लेवल पर ये हुआ है,
इस समय देश की जो रूलिंग पार्टी है दैट इज़ द बीजेपी, वो अब और अफर्म्ड और अश्योर्ड है कि उसके जितने कोर एजेंडे थे वो उसे डिलीवर करेगी, क्योंकि लॉज पास हो रहे हैं। आई बात समझ में? इस पे अगर कोई चेक नहीं होता तो चीज़ें कई बार एडमेंट होती हैं। बाय रूल ये बनता है कि अगर आप चुनाव हारे हैं तो आप अब साइड बैठें, या तो आम जनता की तरह सरकार से सवाल करें संसद के अंदर, और या आप सरकार के प्रोसेस में इंटरफेरेंस ना करें, ताकि अब वो जनता की चुनी सरकार 5 साल तक कार्य कर पाए, क्योंकि 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी के हक में वोट डाला। 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी के हक में वोट डाला। अब सरकार बनी है, चलने दिया जाए, रूल यही है। लेकिन जनता की तरह सवाल कर सके उसमें यह भी नजर नहीं आ रहा। आई बात समझ में? सरकार काम कर सके, ऑपोजिशन का रोल यही है कि सरकार का काम रोके ना, उसे काम करने दे। सरकार कहीं गलतियां ना कर ले अपने काम में, इसलिए ऑपोजिशन वहां रहता है एक रियलिटी चेक की तरह। तो अब आपसे कोई पूछे कि ऑपोजिशन सरकार का काम रोकता है कि उसे और ग्लोरियस बनाता है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम देखें तो वो तो फिर ग्लोरियस बनाता है। लेकिन अगर आप पार्टी इंटरेस्ट की बात करें, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो सकती है चीज़। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर जितनी ज़्यादा चीज़ ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट होगी उतना ज़्यादा जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज देश भर में अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका एक नमूना यह है कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। और मैं पहले दिन से इस पर बात कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट क्यों होने चाहिए। सरकार एटलीस्ट एक आंसरेबल वर्जन में आती है कि वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये इसलिए हमने किया, तो स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। मुद्दा यहाँ पर मेरा ये बन जाता है कि जब ऑपोजिशन यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो फिर दूसरा एवेन्यू ओपन होता है। यहाँ से समझ आएगा कि केरला, पंजाब, बंगाल इतने प्रोएक्टिवली क्यों खुद को असर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का अब दूसरा मोर्चा है, दैट इज़ द ऑपोजिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्योंकि जो रोल सेंट्रल लेवल पर ऑपोजिशन को प्ले करना था, वो ऑपोजिशन वहाँ फेल हुई अटरली। मैं इसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, वो अटरली फेल हुए अपनी ऑपोजिशन की स्कीम में। रेगुलर प्रेजेंस नहीं रही राहुल गांधी की संसद के अंदर, आप देख लीजिएगा, लगातार मौजूद रहना जरूरी था। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ कि कितने दिनों के लिए संसद मिलती है? एक सेशन 3 महीने का बजट सेशन, एक सेशन 2 महीने का मॉनसून सेशन, एक सेशन 1 महीने का विंटर सेशन। 6 महीने के लिए तो संसद मिलती है साल में, और उसमें भी कितने दिन तक स्थगित रहती है। क्यों नहीं सारा दिन अटेंड होती संसद? इससे एटलीस्ट संसद की कार्रवाई सीखने को मिलती है। हमें पता लगता है हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है और इसकी फंक्शनिंग कितनी ब्यूटीफुल है। हम एक स्टूडेंट की तरह भी तो लगातार 2 साल संसद में बैठ ही सकते हैं, जबकि हम पर तो जिम्मा है पूरे देश की ऑपोजिशन का। ये मैं आज दिन तक समझ नहीं आया कि सांसदों को संसद जाने में दिक्कत क्या है भाई, फिर बने क्यों हैं? ये तो वैसा ही कॉलेज में दाखिला लिया और डमी एडमिशन हो गया, लेकिन कहते हो कि फुल टाइम वर्कर है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ऑपोजिशन ने सेंटर में रोल नहीं पलाया, तो फिर ऑपोजिशन अब कहाँ एक्टिव हुई? स्टेट। तो स्टेट पॉलिटिक्स जो है, स्टेट ऑपोजिशन जो है, वो कहीं ना कहीं अब सरकार को निरंकुश होने से रोक रही है। सरकार के एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसीज को अगर कहीं से हॉल्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है स्टेटों से। आई बात समझ में? ये क्यों हो पा रहा है, इसको समझना जरूरी है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेवल पे कैरेक्टर बायस्ड दिखता है यूनिटरी सिस्टम की तरफ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ताकतों को किसी स्तर पर केंद्रित करता है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रलाइज करता है पावर्स को, एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। वाइज अवेज स्टेट के अधिक कंपैरेटिवली केंद्र के पास, राज्यों के कंपैरेटिवली केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को अगर हम देखें तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, क्यों उन्होंने ऐसा प्रोविजन रखा, मैं आपको आज सिलसिलेवार तरीके से बिंदु दर बिंदु पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इतने बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करना बोगस नहीं हो सकता। अंबेडकर के व्यू क्या थे मैं आपके सामने रखूंगा आज। मुद्दे की बात है, उस समय में देश में टर्मोइल था, डिविजिव पावर्स बहुत स्ट्रांग थी। देश, सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि देश की आज की बहुत सी नीतियाँ प्रभावित हैं, देश बना बंटवारे से है। और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, और 1947 15 अगस्त को बंटवारा हो गया, जब सही मायने में काम होना शुरू होना था। ऐसे में इन माहौलों में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था देश का। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
और वो सारा प्रक्रिया कब चली है? जब देश में बंटवारे से जुड़े दंगे और डिवीजिव फोर्सेस देश में काम कर रही थी। तो इस तरह की चीज़ें जब देश में थी, आंतरिक कलह का माहौल था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोल्ड वॉर चल रही थी। आप इमेजिन करिए, आपसे बगल में न्यूक्लियर बम फूटा हो, आपके हालात क्या होंगे? आप इमेजिन करें कि आज असॉल्ट राइफल्स मिल रही हैं इंडिया को। 1947 में क्या था हमारे पास? बॉर्डर मूवी में देखा, लड़ाई 120 जवान हमारे, क्या इक्विपमेंट्स थे, क्या आर्मी थी, क्या स्ट्रेंथ थी। और ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, द कोल्ड वॉर, द सिस्टम। इंडिया में एक से एक थॉट्स हैं, चाहे वो माओइज्म है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे वो आदिवासियों के दुख हैं, उनकी परेशानियां हैं। स्ट्रॉन्च कम्युनल सेंटीमेंट चल रहा है कंट्री के अंदर कि भाई जब पाकिस्तान बना दिया तो सबको उधर क्यों नहीं भेजा, फिर क्यों रख लिया आपने। आर्थिक तौर पर, एग्रीकल्चर लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, प्लानिंग लेवल पर हम सफ़र कर रहे हैं। इन माहौलों में देश का संविधान बना था, इसलिए उस पर ध्यान से विचार करना है कि उसने क्यों पावर सेंटर के अराउंड थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेट की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट था इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कहीं देश बिखर ना जाए। आई बात समझ में? ये बड़ी बात थी। तो सारे यूनिट्स जो हैं उन्हें कंट्री में जोड़ के रखना था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ऑर्गेनिक रहा है, मतलब एवोल्यूशनरी रहा है। रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही बार में लिख करके किताब की फॉर्म में रखा गया है, इट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन की तरह अनरिटन नहीं है, रिटन है। लेकिन एवोल्यूशनरी है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट का स्कोप है। एवोल्यूशनरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का स्कोप है। एवोल्यूशनरी है क्योंकि स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर रही है तो। हर सेंस में एवोल्यूशनरी रखा है कि कभी भी रुके ना, आगे बढ़ता रहे, जिस टाइम पीरियड में होगा वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ के अपने अंदर तब्दीलियाँ करे। ऐसे में अब एक बात समझाता हूँ, जहाँ फेडरलिज्म का कंसेप्ट तो पूरी तरह से सत्य भारत में नहीं हो पाया, जैसे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म, वहाँ पर एक नए तरह का फेडरलिज्म आज सत्य होता दिखता है। वो कैसा? अगर आप सिलसिलेवार तरीके से 2014 के चुनाव के बाद देखें तो 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बीजेपी की आई, लेकिन इमीडिएटली आघात दिल्ली में लगा था। केंद्र में सरकार आने के बाद दिल्ली में आप चुनाव हारे हैं। आप माने यहाँ बीजेपी है और जीती है आप, और वो भी प्रचंड बहुमत, 67 सीट्स उनके पास थी। आई बात समझ में? दिल्ली के बाद उदाहरण बिहार का है। बिहार में बीजेपी से अलायंस तोड़ करके नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ कॉम्बिनेशन करके सरकार बनाई थी। वो तो बाद में अनबन हुई और फिर से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाए गए थे, इशू आया, फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया। आपको नमूना देखने को मिला कर्नाटक में। कर्नाटक में गैर बीजेपी सरकार आपके सामने आई। राजस्थान में कांग्रेस जीती है बहुमत से, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत गई बहुमत से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई बहुमत से। कितने राज्य में आपको गिनाऊं? ये सारे राज्यों की बात करें और लेटेस्ट अगर हम ही चुनाव देखें तो बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाने का काम हो पाया हरियाणा में बीजेपी के द्वारा। महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं बन पाई, झारखंड में बीजेपी हारी है। इतने राज्यों में आप हारे हैं, लेकिन केंद्र में प्रचंड बहुमत है। मतलब क्या हो रहा है? बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा गया वोटर के लेवल पे वोटिंग करते हुए। इट इज़ अ वोटर स्विंग, यानी कि वोटर आज डेलिब्रेट चॉइसेस कर पा रहा है, जानते बूझते हुए कि राज्य में उसे कौन चाहिए और केंद्र में उसे कौन चाहिए। यानी कि वोटर अब बेटर फेडरल हो गया है। तो कंट्री एक नए फेज में एंटर हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म चाहे ना हो, लेकिन इलेक्टोरल फेडरलिज्म है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल फेडरलिज्म। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आंसर करना है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्टोरल फेडरलिज्म। वोटर फेडरल सेंस से चल रहा है, पॉलिटिक्स फेडरल हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे फेडरल ना हो उस लेवल पे, क्योंकि आप उन्हीं सालों के अंदर, उन्हीं ईयर्स के अंदर उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी एमपी सीट्स जीती हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी सीट जीती हैं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए सीट्स हार गए। इसी झारखंड से एमपीज आए, उसी झारखंड में चुनाव हारे हैं। उसी राजस्थान से एमपी आए, उसी राजस्थान में चुनाव हार गए। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वोटर राज्य के मामले में अलग चॉइसेस रखता है, अलग कंसिडरेशंस हैं और अलग वोट कर रहा है।
यहाँ से ताकत राज्यों को मिलती है, तो इसका मतलब स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है। और ये क्लियर प्रूवन है इस समय कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कॉसी फेडरल है, मतलब कि थोड़ा यूनिटरी बायस्ड है, थोड़ा सेंटर को ताकत देता है, लेकिन वोटर राज्य को ताकत दे रहा है, वोटर राज्यों को ताकत दे रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन फेडरलिज्म के सामने एक इलेक्टोरल फेडरलिज्म खड़ा हो रहा है। तो क्या इससे देश में एक नई मांग भी पैदा हो रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शायद आज से 73 ईयर्स के पहले आया, उस टाइम की कंसिडरेशंस को लेकर के अब उसके टेक्निकल प्रोसेसेस इस नई उभरती इलेक्टोरल फेडरलिज्म की मांग के आड़े आ रहे हैं, क्योंकि राज्य कानून नहीं लागू करना चाह रहे हैं और राज्यों को पॉपुलर सपोर्ट है। तो इसका मतलब यह है कि देश में कहीं एक माहौल ऐसा बन रहा है कि इलेक्टोरल फेडरलिज्म आ रहा है, लेकिन अभी भी टेक्निकल प्रोसेसर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हैं उनकी पालना करके वो चीज़ लागू हो जाएगी जो केंद्र ने तय किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें पुनर्विचार करना है संविधान की उपयोगिता पे। उपयोगिता का मतलब यहाँ पर क्या बनता है कि संविधान ऑर्गेनिक है, ऑलवेज रेलेवेंट रहना चाहिए। तो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में उसकी रेलेवेंस को फिर से स्टडी करना है और उसमें जरूरी बदलाव करने हैं इलेक्टोरल फेडरलिज्म को सर्व करने के लिए, कि इलेक्टोरल फेडरलिज्म को वो हार्म ना करे और इनफैक्ट उसके साथ सपोर्टिव हो और कंड्यूसिव हो। ये एक सवाल बनता है, लेकिन डिविसिव फोर्सों को भी जन्म नहीं दे सकते, इस पे भी मैं अभी बात करता हूँ। इससे देश टूटना भी नहीं चाहिए, ये भी बड़ी बात है। आई बात समझ में? वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले मेरा मुद्दा समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि जब इलेक्टोरल फेडरलिज्म आ चुका है और देश में हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र का बेस इस बात पे खड़ा है कि चुनाव है, पॉपुलर एस्पिरेशंस पॉपुलर वोटिंग में ही दिखती है और सरकारें तभी तक विधि सम्मत है जब तक जनता का समर्थन है। अब ऐसे में जब इलेक्शन बेसिस हैं इन चीज़ों का, तो फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसकी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वो इलेक्टोरल फेडरलिज्म जो एक ऑर्गेनिक सी चीज़ खड़ी हो रही है उसका हनन अगर होगा, तो क्या ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम मूर्त रूप में फॉलो करने की बात नहीं होगी? इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडोलेट्री नहीं कह सकते, मूर्ति पूजा जैसा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मूल्यों को समझे बिना, उसके उद्देश्यों को समझे बिना, उसकी यूटिलिटी को समझे बिना भी आप उस चीज़ को पूजन कर रहे हैं, पाल के रख रहे हैं, तो ये तो हो गया मूर्ति पूजा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं आइडोलेट्री में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा? क्योंकि वो अलाइव तभी है, वो ऑर्गेनिक तभी है, वो जीवंत तभी है जब वो उस समय के उस वर्ग में उस लोगों की मांगों को सर्व कर रहा है जो देश है, नेशन। लेकिन अगर आप उसे किसी रिडंडेंट वर्जन में ही एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो फिर तो ये हुई आइडोलेट्री। तो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडोलेट्री पे भी बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल फेडरलिज्म पे भी बनता है। ये हैं कुछ वो सवाल जो आज गलियारों में घूम रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं मानता हूँ कि आपको फेडरलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। संघ है क्या, संविधान में प्राविधान है क्या, तब समझ आएगा। ना तो आप ऐसी बातों से वर्गलाए जाएंगे और जब भी रखेंगे अपना कंक्रीट स्टैंड रखेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ों को समझाते हैं। देखिए, पहली बात आपको समझनी है जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशन में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो है ये कड़ी जो केंद्र से राज्य को जोड़ती है, दैट इज गवर्नर, राज्यपाल। ये गवर्नर को अगर अपन नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कुछ एपिसोड क्या, बिना सरकार से परामर्श किए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन प्री समन कर लिया, मतलब समय से पहले बुला लिया, जिसमें कुछ बीजेपी के कैंडिडेट ने आकर के शामिल हुए और कुछ जो कांग्रेस छोड़ चुके थे, जो बागी नेता थे, बाकी कोई था ही नहीं। जबकि गवर्नर को ऐसी शक्तियां नहीं अवेलेबल। आई बात समझ में? आपने सेशन समन कर लिया बिल्कुल टाइम से पहले ही और अपनी कन्वीनियंस से चीज़ करनी चाहिए, पहली बात। अगली बात, सुबह आंख खुलने से पहले सभी लोगों के देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजीत पवार को शपथ ग्रहण करा दी जाती है गवर्नर महाराष्ट्र में। और क्या आज अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही? नहीं। कर्नाटका टर्मोइल चल रहा है और गवर्नर बीएस येदियुरप्पा